चलिए आज इतिहास के एक ऐसे चैप्टर में चलते हैं जहां एक शख्स की कूटनीति ने एक पूरे देश का नक्शा ही बदल दिया। ये कहानी है इटली के एकीकरण की और उस मास्टरमाइंड की जिसने इसे मुमकिन बनाया। कभी सोचा है कि कैसे कोई एक अकेला इंसान अपनी सोच और रणनीति से एक बिखरे हुए इलाके को एक राष्ट्र में बदल सकता है? यही कहानी है काउंट कावूर की, जिन्हें इटली के एकीकरण का आर्किटेक्ट कहा जाता है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की गहराई में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1848 की नाकाम क्रांति के ठीक बाद। इटली को एक करने की जितनी भी शुरुआती कोशिशें थीं, सब फेल हो चुकी थी। एक राष्ट्र का सपना बस एक सपना ही रह गया था, जो कई टुकड़ों में बिखरा पड़ा था। तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी, इटली कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और इन सब के ऊपर सबसे बड़ा साया था ऑस्ट्रियन एम्पायर का। लेकिन इन नाकामियों के बावजूद पता है क्या, लोगों के दिलों में राष्ट्रवाद की भावना, वो नेशनल आइडेंटिटी धीरे धीरे और मजबूत हो रही थी। एक चिंगारी थी जो बस सुलग रही थी, उसे सिर्फ एक हवा के झोंके की जरूरत थी। इस बिखरे हुए माहौल में एक राज्य था जो उम्मीद की किरण बनकर उभरा, सार्डिनिया पीडमोंट। और यहां सत्ता में आए एक नए राजा, विक्टर इमैनुएल सेकंड, जिनकी आंखों में एक यूनिफाइड इटली का सपना था। और इस सपने को हकीकत बनाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान को चुना। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की। राजा ने अपने प्रधानमंत्री के तौर पर एक ऐसे शख्स को चुना जो इतिहास का रुख मोड़ने वाला था। इनका नाम था काउंट कैमिलो डी कावूर, एक शानदार डिप्लोमैट, एक पक्के राष्ट्रवादी और एक विजनरी स्ट्रैटेजिस्ट। सही मायनों में कावूर ही वो शख्स थे जिन्होंने इटली के एकीकरण की पूरी बिसात बिछाई। कावूर का फंडा बिल्कुल क्लियर था। वो जानते थे कि जब तक ऑस्ट्रिया का दबदबा रहेगा, इटली कभी एक हो ही नहीं सकता। उनकी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बस इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती थी, ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर कैसे निकाला जाए। अब कावूर ये भी जानते थे कि सार्डिनिया पीडमोंट छोटा सा राज्य अकेले ऑस्ट्रिया जैसी सुपर पावर से नहीं लड़ सकता। उन्हें एक शक्तिशाली दोस्त की जरूरत थी, और उस दोस्त को पाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही डेयरिंग, बहुत ही अनकन्वेंशनल प्लान बनाया। कावूर की जीनियस प्लानिंग 3 स्टेप्स में सामने आई। पहला, क्रीमिया के युद्ध में कूदो। दूसरा, जंग के बाद जो शांति सम्मेलन होगा वहां अपनी जगह बनाओ। और तीसरा, उसी जगह पर एक ऐसा दोस्त ढूंढो जो ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ाई में साथ दे सके। और उन्होंने किया भी ठीक वैसा ही। 1853 में कावूर ने सार्डिनिया पीडमोंट की सेना को क्रीमियन युद्ध में फ्रांस और ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए भेज दिया। अब यहां एक मजेदार सवाल उठता है, भाई क्रीमिया का युद्ध तो रूस के खिलाफ था, जिसका इटली से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। तो कावूर ने अपने सैनिक वहां क्यों भेजे? ये एक बेवजह का रिस्क नहीं था। असल में कावूर की नजर जंग पर थी ही नहीं, उनकी नजर थी जंग के बाद होने वाली पीस कॉन्फ्रेंस पर। यह सिर्फ एक सीट पाने का टिकट नहीं था, ये एक छोटे से राज्य को यूरोप के बड़े देशों के बराबरी में खड़ा करने का दांव था। वो जानते थे कि उस टेबल पर बैठकर ही वो इटली का मुद्दा उठा पाएंगे। और कावूर का यह दांव कामयाब रहा। पेरिस सम्मेलन में उन्होंने अपनी कूटनीति से पूरे यूरोप का ध्यान इटली की तरफ खींचा। और सबसे जरूरी, उन्होंने अपने तीसरे और आखिरी लक्ष्य के लिए जमीन तैयार कर ली, एक शक्तिशाली सहयोगी। कावूर ने फ्रांस के सम्राट नेपोलियन III से एक सीक्रेट मीटिंग की, और ये वो मीटिंग थी जिसने इटली की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। इस मीटिंग में एक डील हुई जिसे प्लोम्बियर्स एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन III ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ मिलिट्री हेल्प का वादा किया, लेकिन इसकी कीमत थी। इस मदद के बदले में कावूर को नीस और सिवाय के 2 अहम इतालवी इलाके फ्रांस को देने पड़े। सोचिए, ये कितना बड़ा और कंट्रोवर्शियल फैसला रहा होगा। कावूर पर अपने ही देश की जमीन का सौदा करने के आरोप लगे, लेकिन उनके लिए ये एक जरूरी बलिदान था। उनका मानना था कि फ्रांसीसी मदद के बिना इटली का एकीकरण असंभव था। तो अब देखते हैं कि कावूर की इस कूटनीतिक शतरंज की चाल का नतीजा क्या निकला। क्या उनका ये जुआ काम आया? बिल्कुल, फ्रांस और पीडमोंट की फौजों ने मिलकर ऑस्ट्रिया को हरा दिया। सबसे बड़ी रुकावट अब रास्ते से हट चुकी थी। एकीकरण के दरवाजे अब पूरी तरह से खुल चुके थे। ऑस्ट्रिया के हटते ही मानो एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया।
एक के बाद एक सेंट्रल और नॉर्दर्न इटली के राज्यों ने वोटिंग करके सार्डिनिया, पीडमोंट में शामिल होने का फैसला कर लिया। एकीकरण की लहर अब पूरे प्रायद्वीप में फैल रही थी। नतीजा ये हुआ कि एकीकरण की जो रफ्तार शुरू हुई वो अब रुकने वाली नहीं थी। बाकी रियासतें भी एक एक कर मिलने लगीं और सबने विक्टर इमैनुअल को अपना शासक मान लिया। कावूर का मास्टर प्लान पूरी तरह से काम कर रहा था। तो कावूर ने इटली को एक करने के लिए इटली के ही 2 हिस्से फ्रांस को दे दिए। एक राष्ट्र बनाया, लेकिन उसकी कीमत चुकाकर। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या राष्ट्र बनाने के लिए ऐसे मुश्किल और दर्दनाक समझौते जरूरी होते हैं? इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं।